हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। हम लोग आधुनिक इतिहास में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन को पढ़ा था। पहली कंपनी हमारी पुर्तगाल आ चुकी थी, दूसरी कंपनी आई थी डच, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1602 में भारत में आए थे। ये डच व्यापारी हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के? हॉलैंड के निवासी थे। तो आपको एक तो ये बात याद रखनी है कि 1602 में आए थे, और दूसरी बात ये हॉलैंड के निवासी थे। इसके अलावा जो डच सरकार थी, डच सरकार से इनको 21 वर्ष के लिए 21 वर्ष के लिए भारत तथा पूरब के देशों में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। यानी कि हम कह सकते हैं जो डच सरकार थी, जो व्यापारी कंपनी थी, एक कंपनी मतलब एक ग्रुप टाइप का होता है, जो डच सरकार से 21 वर्षों के लिए परमिट बनवा के भारत और उनके पूर्व के देशों में व्यापार करने आए थे। डच कंपनी की एक विशेषता थी कि जहाँ पे ये बस्तियाँ बनाते थे वहाँ किलेबंदी कर देते थे। किलेबंदी मतलब चारों तरफ दीवार खड़ी करना, ठीक है, सुरक्षा तरीके से। तो इनकी सभी जगह पे किलेबंदी रहती थी। जितनी भी बस्तियाँ थी इनकी किलेबंदी करते थे, ठीक है। इसके अलावा लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ पे इन्होंने किलेबंदी नहीं की थी, वो थी पुलिकट। पुलिकट में स्थित एक छोटी सी जगह का नाम था गेंड्रिया। यहाँ पे इन्होंने किलेबंदी कर रखी थी, बाकी इन्होंने कहीं पर किलेबंदी नहीं करते थे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। ये जो डच कंपनी थी, इनको भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया में व्यापार करने में रुचि ज़्यादा थी। कहाँ पर? इंडोनेशिया में व्यापार करने में रुचि ज़्यादा थी। भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया में व्यापार करने में रुचि ज़्यादा थी। ओके, इसी की वजह से इन्होंने 1613 में जकार्ता, जो कि कहाँ पे है? इंडोनेशिया, जकार्ता को जीत लिया था। और 1641 में मलक्का को, और 1658 में सिलोन को, इन सब पे कब्जा कर लिया था व्यापार करने के उद्देश्य से। इसके बाद हम देखते हैं अपने इंडिया के लिए कि इंडिया में इन्होंने क्या प्रोग्रेस की थी। तो इन्होंने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, सुना होगा आपने, मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना बनवाया था। तो सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन बन जाएगा कि जो डच लोग आए थे, इनका पहला कारखाना इंडिया में कहाँ बना था? तो मसूलीपट्टनम। और कब बनवाया था? तो 1605 में। ये दो चीज़ें याद रखना है। इसके अलावा इंडिया में और भी जगह इन्होंने कारखाने अपने बनवाए थे, उसको एक लिस्ट के तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि पुलिकट में 1610 में, और सूरत में 1616 में, और कराईकल में 1645 में, चिंसुरा, जो भी फेमस उनके हैं, कराईकल, चिंसुरा 1653 में, और कोचीन 1663 में। इस तरीके से इन्होंने
कारखाना बना लिए थे। इसके अलावा और भी थे, जैसे कासिम बाजार, पटना, बालासोर, ये बना लिया था 1685 में। इतना इन्होंने वर्क कर लिया था इंडिया में। इसके अलावा हम देखते हैं आगे, इसके आगे जब डच यहाँ पर पूर्णतः बस गए थे, अपना काम उनका अच्छे से चलने लगा था, तो डचों ने क्या किया, सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के, जिसको हम पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है। ये सिक्के चलाए थे, ये कहाँ चलाए थे, पुलिकट में। इसके अलावा अगर हम डच के लिए कुछ स्पेशल बात कहें, तो ये उनको मसाले से ज़्यादा जो भारत में सूती वस्त्र थे उसका व्यापार ज़्यादा करते थे। तो ये मुख्यतः मतलब मसाले का भी व्यापार करते थे, लेकिन मसाले की अपेक्षा ये सूती वस्त्र का ज़्यादा व्यापार करते थे। तो मुख्यतः डच लोग भारत से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। इसके अलावा अब डच आ गए थे इसके बीच में, तो अंग्रेज भी आ गए थे, यानी कि ब्रिटिश कंपनी भी आ गई थी। अब व्यापार को लेकर कंपटीशन भी इनकी आपस में बढ़ गई थी। तो एक फेमस युद्ध होता है जो डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसको हम कहते हैं बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध, ये युद्ध फेमस हुआ है। ये युद्ध हुआ था 1759 में। कब हुआ था, 1759 में। किसके किसके बीच, डच वर्सेस अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश लोग। इसका परिणाम क्या निकल के आया, परिणाम आया कि अंग्रेज जीत गए। जब अंग्रेज जीत गए तो डच हार गए। तो जब डच हार गए तो फिर ये डच लोग भारत को छोड़कर थाईलैंड चले गए थे। ओके, अब थाईलैंड के बारे में कुछ एक दो स्पेशल बात, जैसे कि थाईलैंड को कहा जाता है मसालों का देश है, और कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। तो डच के बारे में यही इतनी बात स्पेशल थी। इसके बाद आते हैं अंग्रेज। आप लोग सब जानते होंगे कि अंग्रेज आए थे जो हमारे देश पर कब्जा किया था। अंग्रेज जिन्होंने अपने भारत पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, आए तो व्यापार करने थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मोटिव बदलता गया। तो अंग्रेज आए थे 1608 में और रुके थे 1858 तक। अब आपके दिमाग में शायद एक आ रहा हो कि 58 तक कहाँ, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी वो 58 तक रुकी थी। इसके बाद सीधा ब्रिटेन के राजा या रानी का अपने ऊपर कब्जा हो गया था। लेकिन इसके बारे में अभी हम डिटेल से नहीं पढ़ते, क्योंकि इसका डिटेल थोड़ा लंबा है, क्योंकि आगे चल के मुझे इसकी हिस्ट्री पढ़नी है पूरे आधुनिक भारत में। तो इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। खाली आप समझ सकते हैं कि किरम के तौर पर डच के बाद अंग्रेज ही आए थे। तो अंग्रेज के बाद डेन आए थे, अंग्रेज के बाद डेन आए थे। तो हम डेन के बारे में जो भी बातें हैं वो समझ लेते हैं। तो डेन आए थे 1616 में, ये आप सब जानते होंगे। ये डेनमार्क के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, डेनमार्क के, डेनमार्क के निवासी थे। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, डेन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में कहाँ बनाई थी, ट्रेकोवार, जो कि तमिलनाडु में है। और 1676 में श्रीरामपुर, जो कि बंगाल में स्थित है, यहाँ पे उन्होंने दूसरी अपनी फैक्ट्री बनाई थी। तो इनके बारे में खास 3 तारीख या 3 मान लो, क्योंकि कब आए थे, 1616 में।
ठीक है। ये डेनमार्क के निवासी थे। 1620 में इनकी पहली फैक्ट्री बनी ट्रकोबार में, और 1676 में इनकी दूसरी फैक्ट्री बनी। और ये जो श्रीरामपुर है, यही इनकी मेन फैक्ट्री या इसकी कैपिटल भी कह सकते हैं, अपनी बनाई। ठीक है। इसके बाद 1845 में 1845 ईस्वी में डेन लोगों ने अपनी जो सारी फैक्ट्री थी वो अंग्रेजों को बेच दी। अंग्रेजों को बेच कर वापस चले गए। बस इनके बारे में बस इतनी ही मेन बातें थी, कुछ खास बात नहीं थी। इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। कौन आते हैं? फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 में। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं आगे। 1664 के दरमियान फ्रांस में लुई 14वें राजा थे। ये राजा थे, इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था कॉलवर्ट। क्या नाम था? कॉलवर्ट। इन्होंने एक कंपनी बनाई 1664 में, एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम था कंपनी देश इंदसे ओरिएंटलेस। बड़ी अजीब कंपनी बनाई। ओके, कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में काम करने आई थी, यानी कि व्यापार करने आई थी, ये किसने बनाई थी? लुईस 14 के जो मंत्री थे कॉलवर्ट, उन्होंने ये 1664 में कंपनी बनाई थी। इसके बाद 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया, यानी कि एक अभियान चलाया गया जिसके वजह से ये लोग 1668 में सूरत में, यानी कि इंडिया आ गए थे 1668 में, सूरत में अपना पहला कारखाना या पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद 1673 में एक फ्रांस का व्यक्ति था जिसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। क्या नाम था? फ्रांसिस मार्टिन। इन्होंने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से लड़ाई की और वहाँ से एक गांव अपने अंडर में कर लिया जिसका नाम था पुदुचेरी, जो आगे चलकर पांडिचेरी बना। ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों ने डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईस्वी में पौंडीचेरी को छीन लिया। किससे छीन लिया? फ्रांस के लोगों से। किससे छीन लिया? फ्रांस के लोगों से 1693 में छीन लिया था। लेकिन 1697 में एक संधि होती है, इसको कहते हैं रिजविक संधि। 1697 में एक संधि होती है रिजविक संधि। इसके बाद पौंडीचेरी वापस से फ्रांस के पास आ जाता है।
पौंडीचेरी वापस फ्रांस के पास आ जाता है। इसके बाद इन्होंने कुछ और भी भारत पे कब्जा किए, मतलब कि अपनी फैक्ट्रियां बनाई, जैसे कि 1721 में मॉरिशस पे, इसके बाद 1724 में माही पर, जो कि कहाँ है, मालाबार तट पर है। इसके बाद 1739 में करिकल पे, इन सब पे इन्होंने अधिकार कर लिया। इसके बाद वही व्यापारिक टेंशन, सब अपना अपना करना चाहते थे, अपने अपने आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए इस वजह से फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में कुछ युद्ध हुए, जिनको हम कहते भी हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध। तो ये टोटल 3 युद्ध हुए थे, जिसको हम कहते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध। ये टोटल 3 युद्ध हुए। तो इनकी सिर्फ डेट हम आपको बता देते हैं। जैसे कि फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, ये कब हुआ था, 1746 से 48 तक ये युद्ध चला। ठीक है। इस युद्ध का उद्देश्य था कि युद्ध जरूर ये इंडिया में हो रहा था, लेकिन इसका असर था अपने इलाके से, जैसे कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को चुना जा रहा था। इसका कारण लिख सकते हैं हम, उत्तराधिकारी के लिए। इस युद्ध के बाद एक संधि होती है, उस संधि का नाम होता है एक्स ला सैपल संधि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स ला सैपल संधि किस युद्ध के बाद हुई, तो आप बताना कर्नाटक के पहले युद्ध, जो कि कब हुई थी, जब युद्ध हुआ, युद्ध जब समाप्त होगा तभी होगी 1748 में। ठीक है। इसके बाद हुआ कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ये कब हुआ, 1749, यानी कि 48 में पहला वाला खत्म हुआ, 1 साल बाद फिर से शुरू हो गया 1749 से 54 तक, यानी कि 5 साल चला। सॉरी फॉर दिस, लाइट ऑफ हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं कि इस युद्ध के बाद एक संधि होती है, उस संधि का नाम होता है पौंडीचेरी संधि। ये कब होती है, 1755 में। इसके बाद होता है थर्ड युद्ध, कर्नाटक का थर्ड युद्ध। ये होता है 1756 से 63 तक चलता है। और इस युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसको कहते हैं पेरिस की संधि। ये कब होती है, 1763 में। इन युद्ध के दरमियान, मतलब कि थर्ड युद्ध के बीच में एक और स्पेशल युद्ध होता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्डी वॉस का युद्ध। बस इसकी आप डेट याद रखना, 22 जनवरी 1760 में। तो बस ये खास युद्ध है, इनकी डेट वगैरह जरूर एग्जाम में आ जाती है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।